यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज सीएम योगी का अलग ही अंदाज दिखा। कभी विपक्ष पर करारा प्रहार तो कभी चुटीला अंदाज। और इस दौरान अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में वार पलटवार भी हुए और फिर बात चांदी के चम्मच तक पहुंच गई। दरअसल अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एक सपना है, तो सीएम योगी ने जवाब दिया कि 4 बार मौका मिला फिर भी काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि आज लोगों को ठेला लगाना पड़ रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, आखिर चांदी की चम्मच वाले गरीबी क्या जाने। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को जमीनी हकीकत नहीं मालूम। अखिलेश ने किसान और युवाओं के बारे में सवाल किए, तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, काम गिनाते हुए कहा उन्होंने कि होमवर्क करके आप नहीं आए। इसी से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे सदन में अखिलेश यादव और अखिलेश यादव में के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वार पलटवार हुआ है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं। 24 की लड़ाई वाया उत्तर प्रदेश गर्मा चुकी है। एक दिन पहले संसद में पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर सियासी वार। ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। यूपीएस और फिर यूपी सदन में अखिलेश पर योगी का पलटवार। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। विपक्ष पर सिलसिलेवार करारा प्रहार उस चुनाव के लिए है जिसके लिए बीजेपी पहले दिन से ही तैयार है और उस सियासी पिक्चर का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसके सवालों का अब सदन में जवाब दिया जा रहा है कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिसका योगी आदित्यनाथ ने चुन कर जवाब दिया और बताया कि पहले की सरकार और 2017 के बाद की सरकार में क्या फर्क है। ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे? ओह, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा है। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे? एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे? एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे? और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, किसी से छुपा हुआ नहीं। विपक्ष की कोशिश भले ही सरकार को घेरने की हो, लेकिन सीएम योगी हर मुद्दे पर होमवर्क करके सदन में आए थे और जब विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए तो उनका करारा जवाब भी दिया गया, चाहे इनफैलिटिस ही क्यों ना हो।
90% जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। दरअसल सदन में बात जातीय जनगणना की उठी। महंगाई को लेकर सवाल पूछे गए, किसानों का मुद्दा गरमाया, जिसे विपक्ष की तरफ से 24 में भुनाने की कोशिश है। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया, चाहे जो भी मुद्दे हो, सरकार हर वर्ग, हर समाज, चाहे किसान हो या फिर नौजवान, महिला सुरक्षा हो या फिर माफियाओं पर एक्शन, हर कदम पर हर क्षेत्र में काम कर रही है और जनता का भरपूर साथ भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना की मांग को विपक्ष ने विधानसभा के पटल पर रखा। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने लिखित तौर पर इस मांग को पूरा करने की अपील की। लेकिन जब सीएम योगी ने जवाब दिया तो पूरी तस्वीर ही साफ हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जनगणना की मांग की, जिसका बीएसपी ने भी समर्थन किया है और तर्क दिया गया कि जातीय जनगणना से सबका विकास होगा। तो वहीं जातीय जनगणना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, यूपी में जातीय जनगणना कराने की योजना नहीं। और जनगणना भारत सरकार की ओर से की जाती है और इसी बयान के साथ में अब यूपी में जातीय जनगणना पर पुनर्विराम लग गया है, जिसे 24 के रण में विपक्ष भुनाने की कोशिश कर सकता है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाना शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा में सपा नेता ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार यूपी में जातीय जनगणना नहीं कराएगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है और प्रदेश सरकार की ऐसी जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। दरअसल सपा विधायक ने विधानसभा में एक लिखित सवाल के जरिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, जिसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में जातीय जनगणना कराने की योजना नहीं है, क्योंकि जनगणना भारत सरकार की ओर से की जाती है। यानी सीएम योगी ने विपक्ष की जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी पहले से ही जातीय जनगणना कराए जाने का समर्थन कर रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने जातीय जनगणना के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। वहीं अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को पुरजोर से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के तहत ये मुद्दा उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन बीजेपी सीएम योगी ने तस्वीर साफ कर दी। जातीय जनगणना आज देश की जरूरत है। सामाजिक समरसता और समता, और सबको ये मालूम हो जाए कि हमारी संख्या क्या है, तो हमें लगता है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या दूर होगी। और आर्थिक विकास के लिए, व्यक्ति के शैक्षिक विकास के लिए, उसके व्यवसायिक विकास के लिए जरूरी है कि आर्थिक जनगणना की जाए। मुख्यमंत्री जी की ये मंशा रहती है कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। हम पार्टीवाद के से ऊपर उठ के उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करते हैं। अपने आप में दर्शाता है जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी सभी दल के विधायकों से मिलते हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं सुनते हैं। ये अपने आप में बताता है कि हम सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं। तो फिर इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जातीय जनगणना से हिंदू वोट में फूट। क्योंकि यूपी में स्वर्ण मतदाता 26% हैं, यूपी में पिछड़ी जातियां 54% हैं, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी की जातीय रणनीति काम आ जाती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर दोनों विपक्षी दल गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। की बात है, लोग जाति जनगणना जो जाति न्याय नहीं कर सकते हैं
वह जाति जनगणना की बात करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो कुंभकर्णी निद्रा में सोते हैं, जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय करना चाह रहे हैं। लेकिन 2024 का एजेंडा तय है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी की जीतेगा और देश में 2019 का भी रिकॉर्ड टूटेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनगणना को लेकर अभी भी सवाल उठा रहा है। देखिए, हमारी जो प्रतिबद्धता है वो प्रदेश की जनता के प्रति है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता का भरोसा जीता है। सभी गरीब आदमियों को महसूस होता कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो लगातार कोरोना महामारी से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों से अधिक को लगातार निःशुल्क राशन पूरे देश में मिल रहा है और सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास अपने प्रदेश में मिले हैं, सबको शौचालय मिला है। बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पुरजोर ढंग से उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि जातिवार जनगणना से जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनकी संख्या के अनुसार हक और सम्मान मिल सकेगा। लेकिन इस कवायद के पीछे एक बड़ी वजह पिछड़े और दलित वोटों को अपने पाले में करने की भी है। लेकिन 2024 से पहले विपक्ष को इस मकसद में शायद की कामयाबी मिल सके, क्योंकि सीएम ने जातीय जनगणना पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। घोसी विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी है कि सीएम आवास पर हुई बैठक में कोर कमेटी ने दारा सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल 2022 में घोसी सीट से सपा विधायक चुने गए दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जो अब अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो अगर घोसी सीट के जातीय समीकरण को भी चलिए समझ लेते हैं। दलित मतदाता 60,000 के करीब है और घोसी में मल्ला वोटर्स की अगर बात की जाए तो 70,000 है। चौहान वोटर्स 45,000 से है ज्यादा है। तो वहीं यादव मतदाता 40,000 के करीब है। बात शिया और सुन्नी की करें तो ये आंकड़ा 75,000 के पार है। वहीं राजभर मतदाता 35,000 है तो क्षत्रिय वोटर 40,000 के पार है। और इसी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में अब जंग छिड़ गई है। सूत्रों की माने तो दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बैठक करके दारा सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगा दी है और केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही दारा सिंह चौहान के नाम का ऐलान करेगा। और इतना तय माना जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी होंगे। दारा सिंह चौहान पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पेश किया। इस बिल के जरिए अंग्रेजों के वक्त बनाए गए इन पुराने कानूनों में बदलाव किए जाएंगे। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि सीआरपीसी संशोधन बिल में क्या क्या है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बिल के मुताबिक नाबालिग से रेप केस में मौत की सजा का प्रावधान है। रेप के दोषी को 20 साल की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की जा रही है और संपत्ति कुर्क करने का आदेश सिर्फ कोर्ट से ही मिलेगा और कोर्ट में अब मामले सालों तक नहीं अटकेंगे। जल्द निपटारा किया जाएगा। मॉब लिंचिंग पर भी नया कानून लाया जाएगा। किसी की गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत बताना होगा और 7 साल की सजा में फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी है। और भी कई बदलाव होने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये अगर 3 विधेयक कानून बनते हैं तो क्या कुछ बदलाव होगा। उनको एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी। न्यू इंडिया में अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होने वाले हैं। मोदी राज में अब गुलामी की निशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए गए हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं। इसकी जानकारी लोकसभा में देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूँ। वो सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी
न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। इन तीनों विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बिल के मुताबिक नए कानूनों के तहत कुल 313 बदलाव किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का प्रावधान, 7 साल की सजा में फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी, राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा, संपत्ति कुर्क करने के आदेश सिर्फ कोर्ट देगा, 2027 से पहले सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज होंगे, गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत हम देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस विधेयक के तहत लक्ष्य तय किया गया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज्यादा किया जाएगा। नए विधेयक में भीड़ की तरफ से पीट कर हत्या करने के मामले में संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्ट बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। अब 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रखा। कई सारे जज ऐसे थे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिससे उनको सुरक्षा मिली हुई, सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर सालों सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फेस करेगा। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि गुलामी की निशानी से भरे हुए कानूनों को हम हटा रहे हैं। दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून हम ला रहे हैं। यानी मोदी सरकार का फोकस महिला अपराध के साथ ही तमाम आपराधिक मामलों में नए कानून के तहत कमी लाना है। जैसे गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या उम्र कैद, तो नाबालिग से रेप केस में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर दिल्ली में सदन का संग्राम अब सड़क पर आ चुका है। राहुल की अगुवाई में विपक्ष गदर मचाता हुआ नजर आ रहा है। वजह थे अधीर रंजन चौधरी और उनका सदन में सस्पेंड होना, जबकि दूसरी तरफ विश्वास और अविश्वास की सियासी जंग में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम मोर्चा संभाला तो 2024 के चुनाव की पूरी टोन सेट कर दी। हाल ऐसा हुआ कि बिना नंबर गेम उलझे विपक्ष वॉकआउट कर गया, और यानी कि कल वॉकआउट और साथ ही आज सड़क पर प्रदर्शन। क्या यही गेम है विपक्ष का? आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सड़क पर विपक्ष का ये संग्राम जरा गंभीर है, क्योंकि इसका कारण अधीर है। वही अधीर जो सदन में लक्ष्मण रेखा लांघ गए और सदन से निलंबित हो गए। अधीर के निलंबन से कांग्रेस को गंभीर घाव हुए। अपने नेता के निलंबन से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर पड़ी।
जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे थे। अधीर रंजन चौधरी जी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां है, सरकार की गलतियां हैं, वो सीएजी में बताते हैं। तो वो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि 1 दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। संसद को एक अंधे कुएं में तब्दील किया जा रहा, एक ऐसा कुआं जिसमें राजा के सिवा कोई नहीं बोलेगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी, बस उसी के लिए दरखास्त करने आया है। सवाल ये है कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सिर्फ अधीर रंजन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे या प्रोटेस्ट के पीछे बात कुछ और है? क्या मोदी ने जिस तरह समूचे विपक्ष को लपेटा, जिस तरह उन्होंने राहुल गांधी पर बयानों की बाढ़ चलाए, कांग्रेस उसी से अधीर हो गई? क्योंकि कल सदन में पीएम मोदी राहुल पर जमकर बरसे थे। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहते देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं तो कहते हैं देखिए मोदी को पसीना ला दिया। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।